CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बातचीत करेंगे महिला आरक्षण को लेकर के और हमारे राइट हैंड में है भाजपा के लीडर सुभाष चावला जी और हमारे लेफ्ट में है प्रेम गर्ग साहब जो आम आदमी पार्टी के जो कमेटी है कोर कमेटी उनके अध्यक्ष भी हैं और आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश पार्लियामेंट में जिस तरह से बिल को गिराया गया विपक्ष की ओर से। और इसके बाद हम बात करेंगे लोकल लेवल पर चंडीगढ़ नगर निगम में कितनी महिलाएं हैं और उनकी क्या स्थिति रही है और आगे आने वाली स्थिति क्या होगी, क्योंकि नगर निगम चुनाव 2026 में इसी साल यानी कि दिसंबर को है। सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल कोर कमेटी के प्रधान प्रेम गर्ग साहब से और इनसे जानेंगे कि महिला आरक्षण को लेकर के जो कुछ हुआ उसको लेकर के आप क्या समझ रहे हैं। नमस्कार मधुकर जी। सबसे पहले तो महिला आरक्षण के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना आम आदमी पार्टी को, ना बाकी पार्टियों को। सबने आपको पता है कि बिल पास किया था, अनैनिमस ऑलमोस्ट बिल पास हुआ था। तो लेकिन अब ये जो अभी जो संशोधन आया था, ये टाइमिंग इसकी गलत थी, इसके पीछे मंशा गलत थी और इसका जो पेश करने का सिस्टम था वो गलत था। भाजपा को खुद ही पता था कि बिल पास नहीं होना, 2/3 का जब नंबर ही नहीं है तो पास कैसे होगा, पहले दिन से ही पता था। लेकिन टाइमिंग क्योंकि अभी तमिलनाडु में, बंगाल में इलेक्शन है तो इनको ये पता था कि ये बिल गिरेगा। उसके बाद हमने अपना जो अटैक करना, जैसे अभी कर रहे हैं, स्पेशल सेशन हरियाणा बुला रहा है और कर रहे हैं, उससे कहते इन्होंने सिर्फ एक पक्ष को बदनाम करने के, वेस्ट बंगाल में अपनी जो बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए एक ये ड्रामा रचा गया था और कुछ नहीं था। बेसिकली क्या था, अगर जेन्युइनली इनको करना होता तो 543 सीटें हैं आज, उसमें 180 या 181 सीटें आप रिजर्व कर दीजिए वीमेन के लिए। कोई ऑब्जेक्शन करे तो बताएं। और दूसरा के पार्टियां पहले अपने अपने जो इलेक्शन जब कराती है तो 1/3 की देते हैं। कोई कौन सी पार्टी देते 1/3 देना तो शुरू करें ना। लेडीज़ के लिए 1/3 सीटें रिजर्व अपनी पार्टी में करें पहले तो, कि हम ये हर इलेक्शन में 1/3 करेंगे। अदरवाइज क्या है कि इसके सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आज आपके 543 सीटें हैं, कल को 850 सीट हो जाएगी, 850 MP बन जाएंगे। उनके लिए खर्चा, पहले ही देश में इतना बोझ है MP और MLA का, और डबल बोझ हो जाएगा। फिर उसका राज्यसभा में आप कहोगे 1.5 गुना करो, फिर आप राज्यों में करोगे MLA MLC, हर जगह पर खर्चा बढ़ाने की कोशिश करो। एक इलेक्शन पे खर्चा जो है, एक कंस्टिट्यूएंसी से कई करोड़ रुपये सरकार का भी खर्चा होता है। ये नहीं कि सिर्फ पार्टियों का खर्चा हो, सरकार का भी खर्चा। इलेक्शन कराने में बहुत बड़ा खर्चा होता है, कई हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा होता है इलेक्शन कराने में। इलेक्शन कराने में सर कई हज़ार करोड़ की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो प्रेम गर्ग साहब ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए महिला बिल को लेकर के ये आए, संशोधन को लेकर के, आप क्या समझते हैं, भाजपा को सही में लाभ होगा या सब पार्टी को लाभ होगा? देखिए, ये पूरी बहस मैंने सुनी है जिस दिन ये बिल पेश हुए तीनों। अब ये मुख्य तौर पर, जैसे गर्ग साहब ने भी कहा, वहाँ पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्षी पार्टी जितनी थी उनका एक ही आरोप था कि आपने इस बिल को बंगाल और तमिलनाडु या केरला के चुनाव देख के लाए हैं। अगर ये स्थितियाँ देखी जाएं तो फिर तो ये बिल कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर 6 महीने के बाद किसी न किसी स्टेटों के चुनाव होते हैं और जब भी पार्लियामेंट चल रही होती है साथ साथ किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते ही रहते हैं। फिर तो बिल मुश्किल था आना। अब ये कहना कि राजनीतिक लाभ के लिए लाए हैं, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कोई भी मूव या कोई भी एक्शन वो अपने लाभ के लिए नहीं करती? कोई है ऐसी भारतवर्ष में या दुनिया भर में? हर राजनीतिक पार्टी जो राजनीति में है वो अपना समय अपने अनुकूल देखती है कि कब मैं ये चीज़ लाऊं जिससे तो ये तो मान गए ना, यही तो मान गए ना कि लाभ के लिए था। कोई भी हो, आपकी पार्टी भी 20 बार बिल लाई होगी, लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ लेना या राजनीतिक में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, ये हर पार्टी करती है। अब सवाल ये है कि ये बिल आया, उसका जवाब तो मैंने दे दिया कि वे तो आ ही नहीं सकता। चुनाव तो हर 3 महीने बाद किसी न किसी प्रदेश में लगे ही रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये बिल एक बार नहीं आया, ठीक है, 2023 में पास हो गया। ये आज से नहीं, 30 साल से पार्लियामेंट जब चलती है बार बार बिल आते रहे हैं। और एक समय ऐसा था इन बिलों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी एक मत थी, लेकिन जो रीजनल पार्टी थी जैसे RJD हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, उस वक्त ये ना कांग्रेस के साथ नहीं था भाजपा के साथ थी, अपनी चलती थी।
इनके दिमाग में एक एप्रीहेंशन हमेशा रही है, जो इस बार भी बजट बहस में आई, कि जब ये ऐसे आरक्षण लागू हो जाएगा तो सिर्फ शहरी महिलाएं जो पढ़ी लिखी ज़्यादा है या जो एलीट क्लास है वही आएंगी। तो वो इस बिल को अपोज करते थे कि इसके अंदर कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, कि जो ओबीसी हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो एसटी एससी हैं, इवन समाजवादी पार्टी ने तो अब भी बोला, पहले भी स्टैंड मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि मुस्लिम महिलाएं कहाँ जाएंगी। तो उस वक्त इस बात पे तो सहमति थी कांग्रेस और बीजेपी में भी कि आरक्षण होना चाहिए, पर इस बात पे सहमति नहीं बनती थी कि कोटे के अंदर कोटा हो। धर्म के नाम पर इसमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर एक को माइनॉरिटी मान लें तो हिंदुस्तान में 9 माइनॉरिटीज़ और हैं, जैन्स भी हैं उसमें, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो फिर सबके लिए आरक्षण करना पड़ता है। सर, जिस तरह से चर्चाएं हुई हैं पार्लियामेंट में, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे जनगणना है और भी जो परिसीमन वगैरह है, क्या भाजपा इसकी तैयारी के साथ नहीं आ पाई क्या, जो इस तरह से फजीहत हुई एक तरह से भाजपा की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए, कोई भी राजनीतिक इतनी बड़ी पार्टी देश की हो चुकी है, सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, तो ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। मैं पहले कहा कि अनुकूलता देखी जाती है, कब में लाना है कब नहीं लाना है। साउथ नॉर्थ की जो बात आई तो उसमें हिसाब किताब नहीं लगाया? हिसाब किताब था, बिल्कुल बिल्कुल। होम मिनिस्टर ने तो स्पष्ट कहा है उसमें, अमित शाह जी ने, कि बाद में कहा नहीं, बिल में कई बातें होती है कि बिल के बाद जो डिबेट में आती है वो पार्ट ऑफ बिल बन जाता है। एक ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बहुत से बिल लाते हैं, कुछ बातें बिल में नहीं आती तो सुझाव में आती हैं, तो जब उस पर कोई गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर कोई इंश्योरेंस देता है तो जब वो फाइनल बिल ड्राफ्ट होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो बिल का पार्ट बन जाती है कि ये चीज़ें, इसके ऊपर सहमति हुई थी। तो गृह मंत्री जी ने साफ कहा कि हम एक शंका पैदा की जा रही थी कि जनगणना के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर बढ़ाया जाएगा, और उसमें अगर सही मायनों में था, वो शंका सही थी विरोधी पक्ष की, कि अगर जनसंख्या पे करते तो फिर नॉर्थ इंडिया की स्टेटों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता, इनकी जनसंख्या ज़्यादा बड़ी है, तो उसमें यूपी, बिहार, इधर इन स्टेटों का डोमिनेशन हो जाती। उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली नॉर्थ से उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल रखा है, तो उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। लेकिन गृह मंत्री जी ने तो साफ कह दिया कि अब हम इसको जनसंख्या पे नहीं कर रहे, इसको 50% इन ब्लॉक यूनिफॉर्म तरीके से हम सारी प्रदेशों की 50% सीटें बढ़ा देंगे। अगर उसमें आप उसका पूरा ब्रेक निकालेंगे ना, तो साउथ की जितनी भी स्टेट हैं उस सबको फ़ायदा हो रहा है, एक एक सीट बढ़ रही है उनकी दूसरी स्टेटों के बनस्पत। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 39 सीट हैं, अगर उसका 50% बढ़ाते हैं तो उसका 19.5 होता है, तो उनको 20 सीट दी जा रही है। आधार कानून के हिसाब से आधी सीट नहीं रखी जा सकती। पंजाब को 13 हैं, 13 में अगर उसको डेडी की जा रही है तो उनकी बनती है 19.5। अब पंजाब की जो ब्रेकअप आया उसमें 20 है, और किसी ने ध्यान नहीं किया अभी तक। मैं समझता हूँ कि हमें जो चंडीगढ़ वालों के लिए कंसर्न था कि अगर चंडीगढ़ की एक सीट है, अगर वो 1.5 होती है तो उसका क्या होगा। यहाँ 2 सीट बनती है, 2 सीट बनती है, इसकी तो मांग ही नहीं करी वो आप लोगों ने। मधुकर जी, मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि 543 सीटों, जो 543 सीटें अभी उनको बोलने का, आप देखते हो लोकसभा में बोलने का 1 मिनट नहीं मिलता। अब 800 850 फिर तो रोज़ वहाँ पे डिसरप्शन ही होती रहेगी। दूसरा, आप सरकार पे या पब्लिक पे क्यों बोझ डाल रहे हो? आप जैसे मैंने बताया, पहले लोकसभा में बढ़ेगी, फिर राज्यसभा में डिमांड आ जाएगी, फिर राज्यों में डिमांड आ जाएगी। अब विधान परिषद है, बिल्कुल उनका कोई ज़रूरत नहीं, कई स्टेट्स में विधान परिषद है, उसको ख़त्म करना चाहिए। नहीं, जो भी व्यवस्था उन्होंने दी थी अभी मोदी जी ने शुरू में कहता लेस गवर्नमेंट्स का मतलब ये होता है कि कम से कम बोझ पड़े, सरकार का बोझ जनता के ऊपर कम से कम पड़े। अगर आपने 2500 तो एमएलए बढ़ेंगे, 300 ये बढ़ेंगे, एमपी बढ़ेंगे, उसके उनको घर लेके देने, उनके सैलरी, उनकी पेंशनें, उनको फ्री का एयर ट्रैवल, सारी दुनिया भर के उनके भत्ते पड़ेंगे, तो किसका खर्चा कौन देगा? वो तो पब्लिक ही देगी ना। तो उसका जरूरत क्या? मगर अभी 543 से क्या ठीक नहीं चल रहा देश? क्या 543 से ठीक नहीं चल रहा क्या? जरूरत क्यों 850 करनी है? अब 543 में रिजर्वेशन दे दो। पहले तो ये, अभी भाजपा को ये चाहिए था, कांग्रेस को ये चाहिए था कि अभी जब ये वेस्ट बंगाल में और स्टेटों में इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे 1/3 सब महिलाओं के लिए कर देते, सीटें की इन्होंने।
सबसे पहले मगर चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले अपने घर को तो ठीक है, पहले इस बार जब ये स्टेटों में इलेक्शन हुए थे, इनको बिल लाने से पहले ये करना चाहिए था कि देखो हमने एग्जांपल बना दी, हम इस बार 1/3 जो सीटें हैं, 1/3 से ज़्यादा सीटें महिलाओं के लिए रख रहे हैं, तो एक मोरलिटी तो बनती ना। अब आप दे दो वहाँ तो 10% सीटें दे रहे हो, 15% दे रहे हो, और बात आप कर रहे हो 33% की, 50% की। ये तो मगर बिल्कुल ही आप अपने प्रिंसिपल चल नहीं पाओगे। बाकी टॉक पे बात होती है ना कि जो आप बोल रहे हो उस पर चलो तो सही। चलो तो सही सर। ये अभी आपने बिहार में सीएम बनाया, बिहार में सीएम बनाते किसी महिला को बनाते, जहाँ तक प्रेम गर्ग साहब कह रहे हैं कि उदाहरण पेश करती भाजपा, कहाँ तक? देखिए, कुछ बातें पे दो राय हो सकती है, कुछ बातों को मैं भी इनसे सहमत हो सकता हूँ कि लेमैन की तरह कि 850 सीटें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर कुछ संवैधानिक जो मान्यताएं होती हैं, ज़रूरतें, उनको भी पूरा करना होता है। जब भी, अब चंडीगढ़ का मैं एग्जांपल शुरू करता हूँ, जब यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी थी, आपको पहला जो बिल आया था वो 10 और 10 इलेक्टेड 10 नॉमिनेटेड। कितना बड़ा शहर नहीं है, इनमें 10 में गुजारा चल जाएगा। इमीडिएट सोचा गया कि नहीं, 10 तो बड़ा थोड़ा है, इसको 20 और 10 किया गया। फिर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर इतनी वोट बन जाएगी तो आपको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। उसी एक्ट के मुताबिक फिर यहाँ उससे 26 की गई। फिर 26 से जब फिर जनगणना में यह पता लगा कि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो फिर उसको 35 की गई। फिर तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए थी। हम पहले घर में एक मिनट सुनिए, एक मिनट पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब इसी तरह यूनिफॉर्मिटी है एक कि पार्लियामेंट के अंदर की एक खर्चा तय किया हुआ है। अब चंडीगढ़ की जो सीट है ये 6.5 लाख वोट की सीट है, और जो ईस्ट दिल्ली की सीट है वो 35 लाख वोट की सीट है, और चेन्नई में एक सीट 45 लाख वोटर की है। वहाँ भी एक एमपी है, यहाँ भी एक एमपी है। अब मैं मान लूँ आपकी बात, एक बात सुन लीजिए, एक बात मैं मान भी लूँ कि 850 ज़्यादा है, तो अगर इन चीज़ों को एक मेंबर पार्लियामेंट को, मेरे दोस्त हैं हरीश रावत जी, मुख्यमंत्री 2 बार रहे, वो अल्मोड़ा से पार्लियामेंट जीते हैं, मेरे से बात करते थे, कहते सुभाष में 2 टर्म रहा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है कि मैं आज तक किसी अखीरले गांव तक चाह के भी नहीं जा पाया। ये चीज़ें एमपीओ को भी मुश्किल आती है कि 40-40 लाख आदमियों को आप मिलना, उनसे बात करना, उनके कामों को उठाना जाए। हाँ, ये बात से मैं सहमत हूँ इनका, क्योंकि उसमें कसूर संविधान का नहीं है। संविधान है जो वहाँ जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, जब कहते हैं हम तो नहीं थे उस वक्त राजनीति में, नेहरू जी से जब ये शुरू हुआ था तो कम से कम 100 दिन पार्लियामेंट चलती थी। एक कहते थे कि 100 दिन का फार्मूला था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा जी टाइम में आ गए, ये 90 पे आ गई, फिर 80 पे आ गई। अब जो पिछली टर्म जो आई हैं वो 70 दिन से ज़्यादा काम नहीं किया। और 70 राज्यों में 2 या 3 दिन। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? एक 2-2, 3-3 सेशन तो धो ही दिए गए, बिल्कुल दोनों तरफ से हुआ। ये मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ने किया या नहीं किया, कभी रीजनल पार्टी ने कर दिया, कभी बीजेपी वालों ने कर दिया, कभी। ये चीज़ों पे सुधार की ज़रूरत थी कि आप एक गारंटी कराएं सरकार से कि अगर आप इतनी सीटें बढ़ा रही हैं तो कम से कम 125 दिन पार्लियामेंट चलेगी। ये चीज़ें बहस में आनी चाहिए थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो निराशा हुई है वो इस बहस से हुई है। तो विपक्ष से निराशा है या सत्ता पक्ष से? देखिए, जब बहस होती है तो दोनों जिम्मेवार होते हैं। निराशा इस बात की हुई है कि जब बिल आ गए तो बिल पे खुली बहस होनी चाहिए थी, पर जो सत्ताधारी दल था वो उनके लोग अपने ही गुनगाने में लगे हुए थे, और जो विपक्ष वाले थे वो अपोजिशन वाले दूसरे कोसने पे लगे हुए थे। कोई भी सुझाव किसी भी तरफ से, किसी एमपी की तरफ, पहले जब बहस होती थी तो कुछ लोग ऐसे होते थे, जब सारी बहस हो रही होती थी, गर्मा गर्मी होती, तो वो इंटरवेन करते थे। मैं सुनता था, चंद्रशेखर जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, देवगौड़ा जी थे, इंद्र कुमार गुजराल जी थे, इनको दोनों ग्रुप अपना मानते थे और इनका जो सुझाव आता था वो मान लेते। आज सबसे बदकिस्मत की बात यह है कि ये उधर वो दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, इन दोनों को समझाने वाला पार्लियामेंट में अब कोई सीनियर आदमी है ही नहीं। जो नहीं है। ऐसा है, मेरा ये मानना है कि पॉपुलेशन के बेस पे अगर सीटें बढ़ाने लग जाए, आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर एक 10 लाख पे भी एक सीट अब काउंट करने लग जाओ तो 1400 सीटें होंगी। आपको तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 40 लाख है, 40 लाख पे 120 एमपी हैं, ठीक है ना। अभी कोई बीजेपी वाले की वीडियो में कल परसों देख रहा था, वो कहता है इंग्लैंड में जी हमारे एक एमएलए के बराबर उनके 3 एमपी हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है हमारे 2500 एमएलए, तो इसका 7500 हम कर दें एमपी।
जो चीज़ नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। गलत को गलत कहना ही ठीक है। अगर पॉपुलेशन 140 करोड़ होगी, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम 1400 MP बना देंगे। जब ये बनी थी पार्लियामेंट तब हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ थी। 35 करोड़ पे हमने 543 MP बनाए। अब 35 के 140 करोड़ होगी तो इसका मतलब 3 टाइम जो हो जाएगा। गर्ग साहब, नॉट प्रैक्टिकल। गर्ग साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका तरीका एक ही है कि MP इतने रहे, अब उसको सिंक्रोनाइज कर दीजिए। अब जैसे चंडीगढ़ में 12 लाख पे एक MP है, कहीं आनंदपुर साहब में शायद 30 लाख पे एक MP होगा, कहीं पे यूपी में शायद 50 लाख पे। अब अगर आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, इसका इंसेंटिव थोड़ा मिलना चाहिए आपको। भाई जो साउथ वाले कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की, अब आप इसके कारण हमें डिसइंसेंटिव दे रहे हो। कल को तो फिर तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनके तो फिर MP हो जाएंगे। फिर आप कहोगे देखो जी ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ने अपने पॉपुलेशन बढ़ा ली, अब इनके MP बढ़ा दिए। पॉपुलेशन बेस पे बल्कि डिसइंसेंटिव होना चाहिए, इंसेंटिव नहीं होना चाहिए MP बनाना। जी देखिए प्रेम जी, आपने भी और मैंने भी और सारी पार्टियां कह रही है हम महिला आरक्षण के हक में हैं। बिल्कुल होना चाहिए। जब किसी फार्मूले पे चंडीगढ़ में एक बात सुन लीजिए, एक सुन लीजिए, एक बात मैं इंटरप्ट करूँ, बड़ा सिंपल है। जैसे मनीष तिवारी जी ने भी कहा, कईयों ने कहा कि 543 में आप क्या करो, या तो लॉटरी डाल दो, हर बार लॉटरी डाल दो। जैसे चंडीगढ़ में हम डालते हैं, यहाँ भी महिला आरक्षण है ना MC में, हम क्या करते हैं लॉटरी डालते हैं, 6 या 7 सीटें जो होती है वो महिलाओं के लिए रिजर्व करते हैं, और इवन विद इन जो रिजर्व में उसमें भी हम महिलाओं के लिए करते हैं रिजर्व। तो सेम बेस पे आप हर बार क्या करो, 543 में से लॉटरी डाल दो, 180 या 181 निकाल दो और वो रिजर्व हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे पहले मैंने जैसे कहा, सबसे पहले पार्टियां अपने घर से शुरू करें कि इस बार जब भी अब आज के बाद इलेक्शन होगा उसे हम 1/3 को रिप्रेजेंटेशन देंगे। और दूसरा ये जो कि सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है, आपने देखोगे जितने आज MP हैं वो या तो फिल्म अभिनेत्री हैं या पॉलिटिशियंस की वाइफ से बेटी हैं। अब अगर आप 800 भी कर दे तो होगा क्या, कौन लोग आएंगे? वही उनके एक तरफ हस्बैंड खड़ेगा, दूसरी तरफ उसकी वाइफ खड़ी हो जाएगी, तीसरी तरफ उसकी बेटी खड़ी हो जाएगी। लालू जी के घर से 9 कैंडिडेट आ जाएंगे, किसी के घर से 4 कैंडिडेट आ जाएंगे। मगर बड़ी आप देख लो आपके सामने, लालू जी सुन रहे होंगे, लालू जी सुनने दो ना, उनके देख लो कितने उनके घर से कितने MLA MP हैं, मुलायम सिंह के घर से कितने MLA MP हैं। तो बातें फिर आएंगे कौन? यही लोग, इनके परिवार के 2 की जगह 3 MP बन जाएंगे। सर अब मैं जिस तरह से आपने चंडीगढ़, मेरा सवाल थोड़ा सा बीच में रह गया था कि अगर किसी भी फॉर्मूले में चंडीगढ़ की 2 सीट बनती है, एक सुन लीजिए, और एक महिला के लिए रिजर्व हो जाती है, एक जेंट्स के लिए हो जाती है, तो इस पर आपको इतराज़ है? चावला साहब, मैं गलत को हमेशा गलत कहता हूँ। मैं अगर मेरे को कोई बेनिफिट हो रहा है, मैं इसलिए देश का नुकसान कर दूँ तो मैं नहीं महिला को ही होगा। काम करो ना, आप अगली बार तीनों कैंडिडेट, तीनों पार्टियां जो है महिला को खड़ी कर दो चंडीगढ़ से, बात खत्म हो जाएगी। मैं कमेटी आप तो इतनी नहीं, तीनों पार्टी कमेटी के नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा 2029 में, उसमें हम कैंडिडेट तीनों महिला कर दो, बात खत्म हो गई, महिला होगी। देखिए मैं यही कह रहा था कि जो मुझे निराशा हुई, वहाँ पे बहुत से ऐसे MP बोले, एक MP ने तो हद ही कर दी, अभी कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, 50% ही कर दीजिए। एक ने कहा खड़े हो गए जी मैं तो चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री भी महिला के लिए रिजर्व कर दिया जाए। एक ने कहा जी स्पीकर भी रिजर्व कर दिया जाए। अब एक तरफ तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मजाक नहीं हो गया? ये मजाक, मैं यही कह रहा था। इस बार जो उसमें था, देखिए मैं ये कहता हूँ, देखिए वहाँ अगर आपको नहीं पार्टी सीरियस नहीं थी, मेरी बात सुन लीजिए, 2 पद होते हैं वहाँ पे। एक मेरी बात सुन लीजिए, इसका तरीका क्या था, पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, सबको कंसेंट लेते, फिर इसको बिल को इंट्रोड्यूस करते कि हाँ जी आपकी कमिटमेंट अब हम लेके आ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जब भी कोई चीज़ आगे रखी जाती है, कई बार पास हो जाती है, कई बार नहीं होती। ये पहली बार तो नहीं हुआ क्योंकि बिल गिर गया, बहुत बार गिरे हैं। सवाल ये है कि आपको मौका मिला था, आप अपनी बात रखते ढंग से। सब ने बोला, बहुत अच्छे भी बोले हैं लोग, मैंने खुद तारीफ़ किया, मैंने लेटर लिखा है कांग्रेस वालों को, चंडीगढ़ वालों को, कि सबसे बढ़िया प्रियंका गांधी जी बोली है। चाहे लोग इस बात पे नाराज, आप इस तरह से बोलेंगे सर तो आप भाजपा वाले सहन नहीं करेंगे इस बात। रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो राहुल कहते हैं 20 साल में पहली बार अमित शाह को हंसा दिया। अब उसके बाद जितना वो बढ़िया बोली उतने घटिया राहुल गांधी बोल गए। ये मौका होता है ऑपोजिशन का। सर भाजपा को बैलेंस कर, नहीं बैलेंस नहीं कर रहा। आप कोई सर्वे करवा लीजिए, जो चीज़ें
एक नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद करती है जनता कि वो लॉजिक के साथ बोलेंगे। वो एक जादूगर की कहानी, मेरी दादी ने सिखाया था, अंधेरे में डर लगता था, ये चीज़ें ना मैं डिबेट में कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, जो प्रधानमंत्री जी ने 8:30 बजे राष्ट्र के नाम से संबोधन किया था, क्या वो प्रधानमंत्री का संबोधन था या बीजेपी का संबोधन था? अब आप जब आप अपनी क्वालिटी को इतना नीचे लेके आ रहे हो कि आप देश को संबोधन करते हो, आप पूरे के पूरे बीजेपी के ब्लेंटर लग रहे हो, तो फिर राहुल गांधी से क्या उम्मीद करोगे? मतलब आप चाहते हैं कि मतलब आपका कहना मतलब है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं कि राहुल गांधी ठीक नहीं बोले तो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो आगे कि राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस से हो सकता है कि कहीं तालमेल बनाना पड़े, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना। आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड देख लो। दिल्ली हाई कोर्ट में आप जो केजरीवाल जी ने आर्ग्यूमेंट किया, वो कोई भी पॉलिटिशियन, वकीलों को छोड़ के कोई पॉलिटिशियन इंडिया का उतने बढ़िया से बोल नहीं सकता। आप देख लो जो उन्होंने बोला है। सर, महिला आरक्षण पे तो बहुत बातें हो गई और बहुत बातें चल रही, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इस आरक्षण के चक्कर में जो नगर निगम का चुनाव है आने वाले 2026 दिसंबर में, वहाँ पर जो महिलाओं को लेकर के अब चर्चाएं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ही पीड़ित है। हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा महिलाएं आई थी पिछली। आप बिल्कुल, इसीलिए आप ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से कई महिलाएं छोड़ के वो कांग्रेस में ज्वाइन कर गई, कोई भाजपा में चली गई। और हैरानी देखिए, एक महिला 3 बार 3 पार्टी को ज्वाइन करती है, एक पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी छोड़ कर भाजपा में। इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। ज्वाइन करने की कोशिश हुई थी, ज्वाइन नहीं किया था। नहीं, कोशिश तो हुई, वो पटका पहन लिया तो पार्टी में शामिल हो गए, बाद में भले आप बाहर फेंक दीजिए। लेकिन ये बहुत बड़ी चर्चा है कि महिला आरक्षण हो और इस तरह की स्थिति अगर पैदा हो, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पीड़ित है, इसको आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, इसमें महिला चली गई या पुरुष चले गए, ये कोई लॉजिक नहीं था। बिल्कुल लॉजिक है सर, इससे नुकसान है, पार्टी की विश्वसनीयता, जनता में विश्वसनीयता खत्म होती है। इसमें हम महिलाओं को बदनाम करें, वो गलत बात नहीं, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी आना जाना नहीं, आने जाना सभी का लग रहा था। पुरुष भी बथेरे आते जाते हैं। बदनामी तब होती है जब एक पार्टी का मेयर बना करके फिर आप आदमी। महिलाएं गई थी कांग्रेस से बीजेपी में, वो भी अपने पति के कहने पे गई थी, महिला अपने आप से नहीं गई, ठीक है ना, वो भी पति के बस में होती है। तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा किया कि किसी का मेयर बनवा के फिर पार्टी में शामिल हो जाना? मैं तो वही कह रहा हूँ। देखो, ये दल बदलना, अब क्या है, बीजेपी अगर पैसे बांटेगी तो नेचुरल है, वो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में आएगा। हर बार आप पैसे बांट के अगर मेयर बनाओगे, चाहे बीजेपी चाहे कोई। आम आदमी पार्टी तो बहुत ईमानदार पार्टी है, ईमानदार, उसमें जो भी आते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन देखो, 100% लोग ईमानदार नहीं हो सकते। आप क्यों नहीं भाजपा में गए? आपके और कोई लोग क्यों चले गए? तो भैया, कोई प्रॉब्लम में आ जाता, कोई प्रॉब्लम में नहीं आता। ये तो भैया ना, अब ये तो उनसे पूछो ना कि वो क्यों, किस प्रॉब्लम में गए, फिर आ गए, फिर चले गए। इसका मतलब है क्या है? कोई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गेम हो रही है ना। गेम हो, ऑपरेशन क्या बोलते हैं, लोटस, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। पंजाब में बड़ी कोशिश कर ली, बथेरी जगह पे ऑपरेशन लोटस, मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ। अब अगर आपने थैली इतनी बड़ी बना दी कि उससे बंदा कहता है यार ठीक है यार, जिंदगी भर की कमाई मेरे को आ रही है, मैं क्या करूँ, जाने दो। सर, ये जो महिला आरक्षण है, लेकिन ये चर्चा हो रही है, चंडीगढ़ शहर में हो रही है चर्चा, कि जिस तरह से महिलाएं पार्टी बदल रही हैं, इस तरह से जो पुरुष हैं उन्होंने इस तरह से पार्टी नहीं बदला। कोई कांग्रेस से जीत करके भाजपा में शामिल हो गए, कोई आम आदमी पार्टी से जीत करके कांग्रेस में और भाजपा में चली जाती हैं, और इस तरह से अभी आने वाले समय में होगा, जब तक एंटी डिफेक्शन यहाँ पे लागू नहीं करते। आप क्या समझते हैं सर इसको? देखिए, क्योंकि आप में आप लाभ ज़्यादा आपको हुआ, यानी कि नहीं, ऐसा इसमें लाभ और हानि की बात नहीं है। सही बात यह है कि कुछ भी दल बदल होता है इस तरह का किसी मकसद के लिए, तो उसको लोगों में क्रेडिबिलिटी तो कम होती है पॉलिटिशियन की ऑन दी होल। अब रही कि राजीव गांधी जी ने जब 73rd और 74th अमेंडमेंट की थी, तो उन्होंने ही ये 33% रिजर्वेशन लाए थे, और मकसद यही था जो ये बिल आ रहे हैं इनके लिए ट्रेंड लेडीज़ हो जाएं, पॉलिटिक्स नीचे ग्रास रूट सीख जाएं, अच्छे सरपंच बने, अच्छे पंच बने, अच्छे काउंसलर बने, अच्छे लेडी मेयर बने। ये मकसद यही होता है रिजर्वेशन देने का। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों दल बदल हो रही है। पहली बात तो ये है कि नगर निगम में रोटेशन के हिसाब से कुछ ऐसे लेडीज़ या जेंट्स दोनों आ जाते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कभी पॉलिटिशियन की बात नहीं होती, उस सामाजिक तौर पर भी उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता कि इसके जो आगे आने वाले
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस वजह से वो जाने अनजाने ऐसी बातें हो जाती हैं अनजाने में। अब हाँ, मैं समझता हूँ कुछ कई बातें, किसके पीछे कई कारण होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बिना मतलब के कोई जाके दल बदल करता है। अब इसमें ये कहना कि जी यहाँ हुआ वहाँ नहीं हुआ, सब जगह हो रहा है। अब प्रेम गर्ग जी बुरा मानेंगे इस बात को, पंजाब में पिछले साल 6-7 नगर निगमों के चुनाव हुए, 3 में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आई, और आज उन तीनों में भी मेयर आम आदमी पार्टी के हैं। दल बदल करवाया गया, लेडीज़ की ज़्यादा वहाँ भी दल बदल हुआ। ऑपरेशन लोटस तो वहाँ नहीं, ये पूछिए, वहाँ ऑपरेशन झाड़ू चला, वहाँ क्या चला फिर? ऑपरेशन तो हुआ ही ना, बिना वहाँ नहीं। वहाँ देखिए फगवाड़ा में नहीं मिली इनको, जलंधर में नहीं मिली, अमृतसर में नहीं मिले, मेयर तो इनके बने हैं ना। ये कारपोरेशनों में एक जनरली इम्प्रेशन सा बना हुआ है जो गलत है। मैं समझता हूँ कि जिसकी सरकार है वही कारपोरेशन बेहतर चल सकती है। इसके पीछे मूल कारण ये है, अधिकार मेयरों को, काउंसलरों को उतने नहीं है, उनको डिपेंड करना पड़ता है, जो स्टेट की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो। चंडीगढ़ में क्योंकि सेंटर की सरकार है, भाजपा सेंटर में है, तो इसका बेनिफिट भाजपा को ही मिलेगा। वो आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में अगर दल बदल करके जाएगी तो कैसे वो जाके उसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा? तो सर ये पढ़ो लिखों का शहर है गर्ग साहब। अब बात आ जाती है, ये एलिगेशन मैं समझता हूँ कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ राजनीति में होता है, और जो पुराने रोज राजनीति में वो सब जानते हैं कि ये सब क्या होता है। कुछ बातें बोली जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं बोली जा सकती, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। इससे अगर लोगों का विश्वास, आज अगर पार्लियामेंट में बहस चल रही है, 850 सीट की बात चल रही है, ये चल रही है, अगर आम जनता से आप पूछेंगे तो कि उसमें से आपको 70% ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बहस देखी नहीं। वो कहेंगे हमें मालूम ही नहीं जी, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो हमारे जैसे पॉलिटिक्स में है, बिल क्या है ये भी नहीं पता, ये भी किसी को बहुत नहीं पता होगा। ये लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है इन बातों से कि इन्होंने करना क्या है। कोई भी पार्टी हो जाके आगे जाके करेगी क्या? चंडीगढ़ ले लीजिए, मैं अब चंडीगढ़ में ये तो नहीं है कि किसी एमपी ने कोई काम नहीं किया। मैं थोड़ा सा महिलाओं को लेकर के बात कर रहा हूँ सर के। देखिए, महिलाओं के बारे में बात इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ 7 महिलाओं ने दल बदल किया, इसलिए आप ज़्यादा उसको कर रहे हो। लेकिन उसमें जैसे प्रेम जी ने कहा, सर 13 महिलाएं पार्षद हैं और उसमें 7 ने दल बदल किया है, तो ये गर्ग साहब थोड़ा हैरानी नहीं है? मैं मधुकर जी बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कह रहा हूँ कि बेसिकली क्या होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में जो एक फ्लो रह गया वो यही रह गया कि जब भी आप पार्टी बदलते हो तो आपको रिजाइन करना चाहिए। सिंपल बात, चाहे किसी भी कारण से उन्हें कहते 1/3 की वो इशू बनता ही नहीं है, कोई ना कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई और कर लेता। बेसिकली आपको रिजाइन करना चाहिए। नंबर 2, अगर इवन पॉलिटिकल वर्कर भी पार्टी बदलता है, दूसरी पार्टी ये नहीं कि उसको उठा के एमपी का टिकट दे दे। 1 साल का कूलिंग पीरियड, जैसे चावला जी सब लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए, 1 साल तक इनको कोई पोस्ट नहीं मिली, कुछ मिले, वेल एंड कोई पहले कोई एमएलए नहीं थे, कोई एमपी नहीं थे, चले गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं। उसका 1 साल तक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। ये अगर सिस्टम बन जाए तो मैं कहता हूँ 101% इंडिया में जो है ये दल बदल का सिस्टम करता है। आपको ये कहो कि चाहे आप एमसी हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, अगर आप पार्टी बदलो, जिस पार्टी की टिकट पे आप जीत के आए हो उसके एनओसी लेके आओ, या फिर आप रिजाइन करो। अच्छा सर, आपकी पार्टी से आपके वर्कर किसी पार्टी प्रेम जी, आप कहने सुनने में दोनों बातें मैं आपसे सहमत हूँ कि प्रिंसिपली होना चाहिए। सवाल है कि शुरुआत कहाँ से होगी? नहीं कौन है? मैंने कहा आज तो चलिए आज ही करिए। एक चीज करिए ना, पंजाब में तो आज एक चीज बताइए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था तब भी सारी पार्टी के रजामंदी से आया था ना? नहीं मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। कई बार क्या होता है, जब ये पहले नगर निगम और पंचायतों के चुनाव होते थे, पंचायतों के तो अब भी और निकाय के भी अब भी पार्टी सिंबल पे नहीं होते। ये बाद में कहीं बात आ गई कि जी कम से कम जो कॉरपोरेशन हैं उस पे सिंबल होना चाहिए तो उसी दिन हो जाता कि जब सिंबल कर दिया तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू। आइडियल टाइम वो था। अब सवाल ये है कि अब इसमें आ गया, इसकी बुराइयां और अच्छाइयां दोनों हमें पता लग गई कि जी सब महसूस कर रहे हैं
जो पार्टी विक्टिम होगी वो ज़्यादा महसूस करती है। जो एमसी में तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि वहीं से यहाँ पे तो लोकल में नर्सरी है, 10 लाख के लिए बिक जाता है। नहीं नर्सरी है। मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन की, जैसे हम कहीं नर्सरी में बच्चे डालते हैं, ये पंचायत, नगर निगम और ये तो नर्सरी स्कूल है हमारे, एमसी से होना चाहिए, पंचायत से स्टार्ट होकर एंटी डिफेक्शन शुरू से होना चाहिए, वहाँ से होना चाहिए। अब सवाल ये है कि तू कर या मैं कर, उसी में उलझे हुए हैं भाई। अब मान लीजिए पंजाब में आज कर सकते हैं तो गवर्नमेंट है ना, कोई तो पहल करे ना। ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना आम आदमी पार्टी करेगी, तो सारे इकट्ठे होकर ही करें। क्योंकि वो कहते हैं पहला जेड़ा बोल हो कुंडा खोल ले, वो वाली गल ना करो, या तो सारे कहो कि हाँ ठीक है गर्ग साहब आपके यहाँ से हमने साफ करना है। चंडीगढ़ में, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में अगर सोचोगे तो आप कह दो ठीक है, कट ऑफ डेट होगी 1 अप्रैल 2027, 1 अप्रैल 2027 का जो भी पार्टी का कोई भी वर्कर या कोई एमएलए जाएगा तो वो रिजाइन दे के ही जाएगा कल, और सारे इसमें यस करें। मैं ना आज बहस को उस तरफ नहीं ले जाना चाहता था, इसमें सब जिम्मेवार हैं हम, और कोई पार्टी इसमें से बची नहीं हुई। आप मेरे 2-3 जवाब दे देना आप बात का। आपने नगर निगम का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी पे, किसने अधिकार दिया था आपको? चंडीगढ़ की जनता ने कहा था कि आप कांग्रेस से अलायंस करके चंडीगढ़ मेंबर पार्लियामेंट लड़ो। जो वायदे आपने किए लोगों के साथ, कांग्रेस के बैनर थले खड़े होकर कि हम इतने 1000 लीटर पानी मुफ्त करेंगे, बिजली करेंगे, कांग्रेस से ये करवाएंगे, आज नहीं हुए। क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जनता से माफ़ी मांगेगी कि हमारा अलायंस गलत था? जब हम निजी हितों के लिए, आपका जब हित सिर्फ ये बन जाए कि जी मेरा आदमी जीत जाए और उसके बाद जनता जाए भाड़ में, तो ये प्रॉब्लम आएगी। चावला जी यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपने हरियाणा में जेजेपी के साथ अलायंस किया, नहीं भाई ये सभी पार्टियों की, भाई सभी पार्टी की प्रॉब्लम है। आप सिर्फ एक को, भाई मैं कह रहा हूँ नहीं करेंगे, अपने पे लागू नहीं करेंगे तो सुधार आएगा कैसे? यही करें, सभी अपने पे लागू कर रहे हैं। आपने नहीं, बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया, मायावती के साथ अलायंस किया, आपने चौटाला जी के साथ अलायंस किया, कितने वादे किए, नहीं उसके बाद आप उनको खुडे लाइन लगा देते हो। अगर चंडीगढ़ में ऐसा हुआ तो चंडीगढ़, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया तो आप वही पॉलिटिकल राजनीति हो गई। हर एक कह रहे हैं सर कि नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लिया जाए, लेकिन एक चीज कहना है कि सभी मिल करके अगर एक बार बैठक करें। नहीं, जो दो चीज़ों को मिक्स हुआ किया जा रहा है। देखिए पीडीपी या जैसे ये नहीं बात सुनिए, ये पीडीपी बॉर्डर स्टेट की पार्टी थी, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी इंडिया के अलग थी। कई बार कहते हैं, आपको पता नहीं होगा, लाल डेंगा के साथ राजीव गांधी जी ने किया था, गोरखा वालों के साथ। जब जो पार्टियां देश से जब जो पार्टियां अलग होने की बात करती हैं, कई बार उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए उनसे जाके रीजनल समझौते करने पड़ते हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं, लेकिन हम जब राजनीतिक फायदे के लिए अलायंस करते हैं और फिर उस अलायंस के ऊपर फिर हम आज नहीं आपको क्या था मैं बता देता हूँ। देखिए जहाँ भी सरकारें एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती, वहाँ उनको छोटी पार्टियों से समझौता करके सरकारें बनानी पड़ती हैं, सरकार बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो तो सरकार भी तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है बस, ऐसे थोड़े। अब आप हर चीज नेशनल इंटरेस्ट बोल दो, आप महिला बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में आ रहा था। चंडीगढ़ में बेसिकली क्या है कि हम चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे लोगों को जितना मर्जी बेवकूफ़ बनाते हो, आज की डेट में सब समझने लग गए, पब्लिक को सब समझा रही है। धीरे धीरे लोग ही रिवोल्ट करेंगे, जन आएगी। ये बीज हमारे खुद के बोए हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए आपकी मुझे हैरानी है इस बात की है कि मैं जाति बात नहीं करना चाहता था। कुछ लोग आपके पार्टी के छोड़ के गए, 2 दिन के बाद आपने फिर उनको शामिल कर लिया, बिल्कुल मेयर बना के वापस आ गए, पद भी दिए। उसके बाद कुछ लोगों ने आपकी एक पार्टी के काउंसलर जो छोड़ के गई हैं कांग्रेस में, बार बार आपसे भी और भी कहती रही कि जी मुझे मालूम है जिन आदमियों ने क्रॉस वोटिंग की है, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर हम इन बातों पे वो हम बिल्ली की तरह आंखें मूंद लेंगे कि भाई बिल्ली आ गई कबूतर आंखें बंद कर लेगा, तो समस्या ये बनी रहेगी। ये सारी जगह पे यही प्रॉब्लम है कि आपकी राजनीतिक मजबूरी हो जाती है ड्यू टू दल बदल के कर। नहीं बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी पाक साफ नहीं है। हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं आपके झुकना पड़ता है। अब आपके पार्टी ने क्रॉस वोट किया,
कांग्रेस ने क्रॉस वोट किया, कांग्रेस से आप तो प्रधान थे कांग्रेस से, आप लेके जयपुर चले गए, ठीक है, वो कौन सी मजबूरी थी, ठीक है ना। अगली बार शिमला लेके चले, वो कौन सी मजबूरी, सबको पता है कि कौन सी मजबूरी थी। ये इसको जितना ढका रहे उतना ही बढ़िया रहता है। ये चीजें ढकी रहे उतना ही बढ़िया, लेकिन ढकी क्यों रहना चाहिए वो? ढकी रहे ताकि और इसका कारण क्या है, वो कहते हैं वाशिंग द लिनन इन द पब्लिक वाली बात हो जाती है। आप एक दूसरे एलिगेशन लगाते रहो, मैं 100 एलिगेशन बीजेपी लगा दूंगा, 100 एलिगेशन आप मेरे, यह कोई समाधान नहीं किया नहीं ना, ये समाधान है। समाधान एक ही है कि आप सिस्टम को ऐसा देखो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि MSc मेरे को पता है कितनी कंट्री में रिश्वत चलती है। हम लोगों को नहीं बदल सकते, आप जितने मर्जी कानून बना लो, आप रिश्वत नहीं रोक सकते। रिश्वत अगर रोक सकते हो तो सिस्टम बना के रिश्वत रोक सकते हो। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिश्वत कितनी कम होगी, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। ROC में कितनी रिश्वत खत्म होगी, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। जब आप सिस्टम ऑनलाइन कर दोगे, सिस्टम को ठीक कर दोगे, तो सिंगापुर और दुबई आपका घर में बैठ के आ जाएगा। जी सर, आज सर बहुत लंबी बातचीत हो गई। हमें लगता है कि हम कहीं और चले थे, धीरे धीरे कहीं और गए, लेकिन अच्छा ही हुआ कि हर जगह चले गए, हर जगह सफ़र कर होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि पास कुछ सिखाता है आगे के लिए। अब भी हमें सीख लेना चाहिए कि आने वाले फिर चुनाव आ गए हैं सिर पे, नगर निगम के 8 महीने रह गए हैं, फिर पार्लियामेंट भी आ जाएगा। एक तो गर्ग साहब आज वादा कर देना कि दोबारा कांग्रेस से अलायंस नहीं होगा हमारा। वादा कर रहे हैं? देखो, मैं ना अलायंस कांग्रेस के साथ, हाँ, मैं भाई ना, मैं जब अलायंस हुआ तो तब ना मैं इस चीज़ में था, ना मैं आज हूँ, ना मैं कभी होऊंगा कि अलायंस हो या ना हो। ये जो होता है ये पार्टी की हाई कमांड करती है, इसमें वॉलंटियर से नहीं पूछा जाता। सर, राजनीति में कभी कोई स्थायी तौर पे ना तो दुश्मन है और दोस्त कभी नहीं रहा, तो कभी भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है भाजपा भी कर ले किसी से। कल मैं तो चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। कल मैं आपके एक चैनल पे बड़े नेताजी का इंटरव्यू में देख रहा था। उसने जो हेडिंग आपने दी थी, वो कह रहे थे आने वाले नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का सफाया तय है जी, और वही पार्टी को इन्होंने जिताया है, गर्ग साहब ने। अब इसमें उनकी गलती माने या इनकी गलती माने? किसकी गलती होगी सर? चावले भाई, तो कह रहा हूँ PDP को कभी आपने अपना अलायंस बनाया था नहीं भाई। हर वो हम तो लोकल लीडर। अगर लक्की जी बोल रहे, हाँ नहीं, आप मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। आपने हाँ, मैंने भी देखा, हेडिंग तो मैंने लगाया था कि सफाया। अगर लक्की जी कह रहे हैं, ये उनके अपने समझा कि वो आम आदमी पार्टी का सफाया करते, क्या पता दिल्ली की तरह कांग्रेस का सफाया हो जाए। तो कांग्रेस का भी सफाया हो सकता है, जैसे गर्ग साहब कह रहे हो। मतलब ये है कि आप ये मानते हो अगर अलायंस हमारा किसी भी स्टेज पे नहीं होगा, अलायंस या नो अलायंस, अगर कोई कहता है कि मैं प्रेमगढ़ का सफाया कर दूंगा, प्रेमगढ़ को ये कहने का क्या मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा? नहीं, सफाया तो कोई किसी का कर ही नहीं सकता। वो तो परमात्मा के अलावा कोई, परमात्मा के अलावा ये बहुत ज़्यादा है। एक मिनट चावला जी, मैं भाई प्लीज एक मिनट, ऐसे अहंकार वाली स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ये जो मैं सफाया कर दूंगा, ये शब्द ही गलत है। मैं जिन्होंने कहा, लक्की जी ने कहा, ये मैं लक्की जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको ये एक ब्रदरली राय दूंगा कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। पीछे उन्होंने आपके बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है क्या मल्होत्रा जी, उन्होंने कुछ ऐसा वो तो उल्टा सीधा बोला था। मगर पॉलिटिक्स में मैं चावला, आप भी कभी सीधा कर दीजिए, कभी उल्टा कर दीजिए। मैं कभी उल्टा नहीं। देखो सर, चावला जी बीजेपी में है, लेकिन मैं इनको अपना पॉलिटिकल मेंटर मानता हूँ। हमेशा इनसे राय लेता हूँ 100 बार। लेकिन ये थोड़ा कि अभी मैं इनके लिए कुछ गलत बोलूँ या मेरे लिए गलत बोलूँ। आप पॉलिटिकली, वो कहते हैं मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है। तो अगर लक्की जी ये कह रहे हैं मैं सफाया कर दूंगा, या चावला वो मल्होत्रा जी कुछ और कह रहे हैं, तो वो गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप शालीनता से बोलो। कह दो आप अगर बोल रहे हैं आपका, तो ठीक है। इस बार हम आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वो ले लेंगे। सर, मैं तो मजाक में कई बार बात करता हूँ कि चंडीगढ़ में आप किसी 3 व्हीलर से लड़ाई कर लो ना, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे आपको पीटने के लिए। CTU के ड्राइवर से आप लड़ाई कर लो, सारे के ड्राइवर खड़े करके बस से पीटना शुरू कर देंगे। किसी से लड़ाई कर लो, सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक पॉलिटिशियन ऐसी जात है जो कभी किसी बात पे इकट्ठी हो ही नहीं सकती।
इनकी जितनी मर्जी पिटाई होती रहे, जितनी मर्जी इनको जनता पीटती रहे, ये किसी बात पे इकट्ठे नहीं। सर, पॉलिटिकल लोग अगर इकट्ठा नहीं होते तो देश का ये हाल, अगर सारे एक साथ हो जाएंगे तो भगवान ही मालिक है। नहीं, पॉलिटिक्स में इकट्ठे होते हैं, अब चौटाला से इकट्ठे हो जाते हैं, बादल से के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, महबूबा के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मायावती के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। भाई इकट्ठे क्यों नहीं होते? इकट्ठे होते हैं जब अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो बथेरे इकट्ठे हो जाते हैं और दल भी बदल लेते हैं। रात को टिकट नहीं मिलती तो सवेरे दूसरी पार्टी में जाकर टिकट ले लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लंबी बातचीत हो गई। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।